शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड। अभी अलग धर्मों के समुदायों के जो लोग हैं उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो सेम सेक्स से रिलेटेड ज़्यादातर जो यूनियन हैं, ठीक है, और उनके लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत ही कम यूनिटी दिखाई है। जैसे मुस्लिम, जैन, सिख, इसके अलावा जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं, इसके साथ साथ में आरएसएस। मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन और आरएसएस, ये सब लोग जो है अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये तर्क दिया जाता है, जो सेम सेक्स मैरिज है, यहाँ की जो रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक प्रथाएं हैं, सोसाइटियल वैल्यू है, नेचुरल ऑर्डर है, इन सब का उल्लंघन करता है। मतलब हमारे शास्त्र, ठीक है, इसके अलावा जो सामाजिक मूल्य हैं और प्राकृतिक जो व्यवस्था बनी हुई है, उसका ये उल्लंघन करता है। इसलिए सेम सेक्स मैरिज नहीं होना चाहिए। तो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है दो अपोजिट सेक्सेस के बीच में है, ये इसका बेसिक फीचर है मैरिज का अपने आप में। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे राइट्स हमको मिल जाते हैं, जैसे मेंटेनेंस का राइट्स, इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप, कस्टडी। इन पिटीशन के माध्यम से ये जो पिटिशनर हैं वो सीख कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि ये जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है इसको डाइल्यूट किया जाए और इंट्रोड्यूस किया जाए फ्री फ्लोटिंग सिस्टम। ये बात जो लिखी है जमात उल्मा ई हिंद के द्वारा लिखी गई है। तो अलग अलग फैथ्स के, अलग अलग विश्वासों, धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजियस के लोग, उन्होंने, ठीक है, एक हाथ मिला लिया है कि हम अपोज कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन जो मिलने वाली है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। कुछ लोगों ने एप्लीकेशन भी दायर कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये विरोध कर रहे हैं जो पिटीशन अभी जिसकी सुनवाई हो रही है, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज के फेवर में जो पिटीशन दायर की गई थी उसके। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट को कि आप जो है बीच में इंटरवेंशन करिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ ग्रुप के नाम बताए जाते हैं, जमात ई इस्लामी हिंद, जमात उल्मा ई आई हिंद और कम्युनियन ऑफ चर्चेस, इसके अलावा अकाल तख्त। इसके साथ साथ में अजमेर दरगाह के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैन गुरुज के लोग हैं, इन्होंने कंसर्न जाहिर किया है, ठीक है, लीगल सैंक्शन फॉर सेम सेक्स मैरिज के लिए। उनका कहना है ये जो नेचुरल फैमिली का ऑर्डर है उसके खिलाफ में जाता है सेम सेक्स मैरिज, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन कंट्रवेंशन ऑफ देयर डिफरेंस स्क्रिप्चर्स। इसके अलावा हमारी जो धार्मिक किताबें हैं, जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उसका भी यहाँ पर विरोध हो रहा है। देखिए, चूंकि जो आरएसएस है वो सेम सेक्स मैरिज का विरोध कर रहा है, इसके बाद भी आप देखेंगे इसने सेम सेक्स जो रिलेशनशिप है उसको मान्यता दे दी है, होल्डिंग ए पोजीशन इन लाइन विद द सेंटर। कुल मिलाकर के अपनी पोजीशन इसकी कैसी हो गई है, केंद्र सरकार जिस जो काम करेगा, केंद्र सरकार जो चाल चलेगी, हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। आरएसएस की थिंकिंग इस प्रकार से। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो यमुना रिवर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। यमुना रिवर बेसिन प्रणाली। यमुना नदी निकली है बंदरपूंछ चोटी, और ये चोटी है कालिंदी पहाड़ में, यमुनोत्री हिमनद पड़ता है। चंपासर हिमानी के सप्त ऋषि कुंड से इसका उद्गम है। ये स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी ये सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसके साथ साथ में ये नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कालिंदी, कालिंदजा, सूर्य तनिया, यमी। इसे यमराज की बहन भी माना जाता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। इसके किनारे बहुत सारे शहर
बसे हुए हैं, और ये सिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट भी है। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में। तो कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। यमुना नदी के किनारे कालसी, दिल्ली, आगरा, इटावा, मथुरा, प्रयागराज, बांदा आदि शहर बसे हुए हैं। प्रसिद्ध पाउंता साहिब गुरुद्वारा जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिलों में लोकेटेड है, इसी नदी के तट पर है, और ये गुरुद्वारा गोविंद सिंह से संबंधित है। इसकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे कि टॉन्स, चंबल रिवर, बेतवा हो गई, और बीना रिवर, कैन रिवर, ठीक है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, और कुछ हैं हिंडन रिवर। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो अभी तक यमुना नदी की सफाई को लेकर के क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल छपा है, इसको आप देख सकते हैं। 6,800 करोड़ खर्चा किया गया है अभी तक 5 साल में, ठीक है, यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए। और देखिए यमुना रिवर के क्या हाल हो गए हैं, ये झाग दिखाई दे रहा है। लगभग 6,856.91 करोड़ रुपए खर्च किया गया है पिछले 5 से भी ज़्यादा सालों में। यदि टाइम पीरियड की बात करें 2017 से लेकर के 2021, ताकि हम क्लीन कर सकें, ठीक है, दिल्ली में जो इसका फैलाव है रिवर यमुना का। ऐसा कहना है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। 22 मार्च को ये रिस्पॉन्स मिला था असेंबली में जब क्वेश्चन उठाए गए थे। तो फिर भी यदि हम कुछ रिपोर्टों के हिसाब से देखें तो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC, मोस्ट ऑफ दिस स्ट्रेच रिमेन्स पॉल्यूटेड फॉर नियरली द एंटायर ईयर। DPCC कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही है कि ज़्यादातर जो एरिया है दिल्ली का आज के टाइम में भी पॉल्यूटेड है, पूरे साल ये प्रदूषित रहता है और नहाने की योग्य तक ये नहीं बचा है। DPCC की जो फरवरी की रिपोर्ट है उसमें ये कहा जाता है कि जो फेकियल कैलिफॉर्म है, ठीक, मलमूत्र से का जो अवशेष है, इसके अंतर्गत माइक्रोब्स आ जाते हैं ह्यूमन और एनिमल एक्सट्रैक्टा के। फाउंड इन द रिवर वाज बियॉन्ड द डिज़ायरेबल लेवल। जितना लिमिट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लिमिट हम देख रहे हैं यहाँ पर पशुओं और इंसानों के मलमूत्र के अवशेषों की है। एक पॉइंट है यहाँ पर, पल्ला, जगह का नाम है पल्ला, इसको छोड़ कर के सब जगह जो है डिज़ायरेबल लिमिट से ज़्यादा ही रही है। जहाँ पर ये नदी एंटर करती है वो हिस्सा बस अच्छा है, बाकी का जो ज़्यादातर हिस्सा है हमको खराब ही देखने को मिलता है। अब ये जो फेकियल कैलिफॉर्म का लेवल है वो हाई रहा था 500 टाइम, 500 गुना जो डिज़ायरेबल लिमिट है उससे। वेयर द रिवर्स एग्जिट द सिटी, अब जहाँ पर से ये होकर के गुजर रही है वहाँ पर जब हमने इसका मेजरमेंट करे थे तो लगभग 500 गुना ज़्यादा यहाँ पर हमको पॉल्यूशन देखने को मिला था। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या क्या प्रॉमिस किए जाते हैं, तो 19 जनवरी 2020 को, ठीक है, उस टाइम में असेंबली इलेक्शन रन अप चल रहा था। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया था 10 पॉइंट की गारंटी कार्ड, और कहा था ये जो यमुना रिवर है इसको हम क्लीन करेंगे और इसको पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे। हम प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले जो 5 साल है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसमें नहा नहीं पाएगा, मतलब हम जो है नहाने योग्य तो इसको कर ही देंगे। फिर बजट सेशन के दौरान में लास्ट मंथ की बात करें, केजरीवाल ने जोर दिया था कि हम जो है मैं खुद इस रिवर में डुबकी लगाऊंगा आने वाले नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में। आगे कुछ और बात बताए जाते हैं। एक जजमेंट दिया गया है 13 जनवरी 2015 का, एक केस था जिसको फाइल किया गया था मिस्टर मिश्रा के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर निर्माण किया गया था मेली से निर्मल यमुना, फ्रॉम डर्टी टू क्लीन यमुना रिविटलाइजेशन प्लान 2017, और जो कि कंप्लीट हो गया था 31 मार्च 2017 को। लेकिन आज के टाइम में ये जो ऑब्जेक्टिव है अभी तक अचीव नहीं किया गया है।
एनजीटी ने निर्माण किया था एक मॉनिटरिंग कमेटी को ताकि इम्प्लीमेंट कर सके अपने जजमेंट को कि चूँकि 2% हिस्सा ही 1400 किलोमीटर लंबी यमुना का 2% हिस्सा ही बहता है कहाँ से कहाँ तक, वजीराबाद एंड ओखला दिल्ली के बीच में, लेकिन ये जो है 76% हिस्सेदारी करता है पॉल्यूशन में, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो ऑटिज़म से रिलेटेड है, और ये पार्टिकुलर ये एक एडिटोरियल है जो कि ऑटिज़म की बीमारी से कैसे करके हम लड़ सकते हैं उसके ऊपर लिखा गया है। तो सबसे पहले हम ऑटिज़म के बारे में देखेंगे कि ऑटिज़म आखिर होता क्या है। तो इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए ऑटिज़म की बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल हम जो है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज़म अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे के रूप में मनाने का ऐलान किया था। इस दिन से प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को पूरे दुनिया भर में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को ऑटिज़म जैसी बीमारी के बारे में जागरूक करना और इससे पीड़ित बच्चों को सही इलाज अवेलेबल कराना। ये एक तरह की भूलने की बीमारी होती है, यहाँ तक कि बच्चे अपने नाम को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। विशेषज्ञों की यदि माने तो ये एक प्रकार का मानसिक रोग होता है। एक बार इस भयावह बीमारी की चपेट में आने के बाद बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर देखने को हमको मिलता है। तो ऑटिज्म एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें बच्चे का मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है, साथ ही बच्चा दिमाग संबंधी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। ये तीन प्रकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्गर सिंड्रोम और परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर का होता है। यदि हम सही टाइम में इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। साथ ही बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा के लिए अपनी याददाश्त खो सकता है और किसी भी उम्र में ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे आसानी से किसी और के साथ घुलते मिलते नहीं हैं और किसी भी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, इसको यदि हम देखें तो ऑटिज्म से दुनिया भर में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, लेकिन इस बीमारी के पीछे का वास्तविक रीज़न अभी तक पता नहीं चला है। वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि जन्म के समय होने वाली ऑक्सीजन की कमी भी ऑटिज्म को जन्म दे सकती है। इसके अलावा वायरस या जीन्स भी ऑटिज्म के पीछे का कारण हो सकते हैं। हाल ही में एक स्टडी हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि PCOS पॉलीसाइस्टिक ओवेरी सिंड्रोम से पीड़ित महिला के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे में ऑटिज्म की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान माँ को हुई पोषक तत्वों की कमी भी बच्चे को ऑटिज्म का शिकार बना देती है। क्या क्या लक्षण हैं इसके तो हम ऊपर में ही देख चुके थे, ठीक है। और ट्रीटमेंट के बारे में भी कुछ बात बताई जाती है, घरेलू उपाय बताए जाते हैं यहाँ पर, इनको आप देख सकते हैं। तो इंडिया को एक नेशनल प्रोग्राम की ज़रूरत है ताकि हम जो है ऑटिज्म की समस्या से लड़ सकें, ऑटिज्म से हम निजात पा सकें। तो एडिटोरियल की जो शुरुआत करी जाती है एक सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन के साथ में करी जाती है। उस टाइम में जबकि एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस जो आयोजित होती थी, एज सून एज पीपल रियलाइज्ड, जब लोगों को ये लगा कि मैं जो है एक इंडियन रिसर्चर था जो कि वर्क कर रहा था ऑटिज्म की बीमारी के बारे में, मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा था, तो लोग सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि ऐसे कितने बच्चे हैं इंडिया के जो कि ऑटिज्म का शिकार है। अब इस पॉइंट में इंडिया के पास में कोई भी जो है सिस्टमेटिक एस्टिमेशन या फिर डाटा अवेलेबल नहीं है ऑटिज्म प्रिवलेंस को लेकर के। मैं और मेरा जो कोलैबोरेटर था सेट आउट टू आंसर दिस क्वेश्चन। हमने कुछ व्यवस्था बनाई और हमने खुद से क्या काम किया, टेलीफोनिंग ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर हमने फ़ोन लगाना चालू कर दिया। हम देख रहे थे कि कुछ जो अवेलेबल रिकॉर्ड हैं
ऐसे चिल्ड्रन जो कि इन हॉस्पिटल में आ रहे हैं वर इवेंचुअली गिवन ए डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म, जिनको ऑटिज्म के बारे में कुछ इलाज पानी किया गया है। हमारे देश में केंद्रीय मेडिकल रजिस्ट्री का अभाव है, अब्सेंस है। दिस मेथड सीम्ड रीजनेबल, इसीलिए ये जो विधि है हम इसको रीजनेबल कह सकते हैं, जिससे हम एस्टिमेशन लगा सकें प्रिवलेंस ऑफ ऑटिज्म का, कितना इसका प्रसार है। एंड हैड बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन सम अदर कंट्रीज, और इस विधि का इस्तेमाल भी कुछ अन्य देशों में भी किया गया है। दुर्भाग्य से यहाँ भी बात नहीं बनी। किसी भी अस्पताल ने इस बात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा था कि कितने बच्चों में ऑटिज्म का निदान हुआ है। इसने हमें अस्पतालों से स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी रणनीति को बदलने की मजबूर कर दिया। अस्पतालों से मौजूदा मेडिकल रिकॉर्ड पर भरोसा करने के बजाय हमने व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले ऑटिज्म मूल्यांकन उपकरणों का अनुवाद और सत्यापन करा, और इसका यूज़ हमने किए थे लगभग 12,000 जो स्कूल के बच्चे हैं इनमें ऑटिज्म की प्रसार का अनुमान लगाने के लिए। दिलचस्प बात यह हो गई है कि हमारे अध्ययन में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के नैदानिक मानदंडों को पूरा करने वाले बच्चों में से किसी का भी पूर्व नैदानिक निदान नहीं किया गया था, और जबकि ये जो बच्चे थे कैसे थे, ये जो है ये सभी बच्चे मुख्य धारा में स्कूलों में थे और अपने समकक्षों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करने की सूचना हमको मिली थी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम किस प्रकार से स्कूलों में फैला हुआ है। कल्चरल डिफरेंसेस एंड डायग्नोसिस की बात आगे करी जाती है। जबकि मुख्य लक्षणों में शामिल जैव रासायनिक रास्ते संस्कृति कल्चर के बीच में अलग अलग होने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। वाइल बायोकेमिकल पैथवेज इन्वॉल्व इन कोर ऑटिज्म सिम्टम, बायोकेमिकल जो लक्षण हैं या फिर जो बायोकेमिकल वेज हैं, रास्ते हैं जो कि इन्वॉल्व है ऑटिज्म के सिम्टम में, उनको आप डिफरेंट नहीं कह सकते कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग देखने को मिलेगा। देयर आर नोटेबल कल्चरल डिफरेंसेस इन हु गेट्स ए क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म, लेकिन यदि ऑटिज्म की बीमारी का कोई इलाज चल रहा है तो हमें जो है कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। मेजॉरिटी वाले बच्चे जिनको ऑटिज्म की बीमारी है within the United States and United Kingdom are likely to be verbal, यहाँ जो इलाज किया जा रहा है ये बच्चे हमें वर्बल टाइप के देखने को मिल रहे हैं। विद एवरेज और हायर देन एवरेज IQ, इनका IQ कैसा है, एवरेज है या फिर एवरेज से ज़्यादा है। अटेंडिंग मेन स्ट्रीम स्कूल, और ये मेन स्ट्रीम स्कूल को अटेंड भी करते हैं। अब एक जो सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन है इंडिया में जो कि एक क्लिनिकल डायग्नोसिस ले रहे हैं ऑटिज्म का, ऑफन आल्सो हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लेकिन भारतीय बच्चों में हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है और लिमिटेड वर्बल एबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अलग अलग कल्चरल के जो बच्चे हैं उनमें जो इलाज किया जा रहा है वहाँ से क्या क्या चीज़ पता चल रही है उसके बारे में बताया जाता है। ये जो डिफरेंस है कई सारे इसके रीज़न हो सकते हैं, सोशियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेस टू एप्रोप्रिएट क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, हमारे देश में क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ कैसे हैं। द अलाउंस ऑफ प्रोविज़न फॉर इंक्लूजन इन मेन स्ट्रीम स्कूल, आप चाहते हैं कि ऐसे बच्चे भी मेन स्ट्रीम स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठकर पढ़ाई कर सकें, इसके लिए कितना अलाउंस का प्रोविज़न किया गया है। इसके साथ साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज फॉर ऑटिज्म इंटरवेंशन, ऑटिज्म की बीमारी हुई है तो मेडिकल इंश्योरेंस दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि आखिर क्यों किसी को चूज़ करना चाहिए टू गेट एन ऑटिज्म डायग्नोसिस इन द फर्स्ट प्लेस। यदि जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है
अनलाइकली टू ओपन डोर टू अप्रोप्रिएट सर्विसेज एंड सपोर्ट प्रोविजंस। यदि जो आप इलाज कर रहे हैं वो डोर ओपन नहीं करेगी अप्रोप्रिएट सर्विस का, सपोर्ट प्रोविजंस का, एंड इज इंस्टीड गोइंग टू ऐड टू सोशल स्टिग्मा, इससे बच्चों में सोसाइटियल स्टिग्मा जुड़ जाता है। और हम ये देखते हैं कि जो नेशन वाइड है, पूरे देश भर में हमें स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा ऑटिज्म को लेकर के ऑल स्कूल में, इज़ नॉट लाइकली टू बी यूज़फुल। और इस प्रकार के जो आप काम कर रहे हैं वो उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होने वाले हैं। तो जो ऑटिज्म का प्रेजेंट रूप चल रहा है बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। ऑटिज्म जो है ऐसे लगाया जाता है, उसका अनुमान हम लगाते हैं कैसे बच्चे का व्यवहार है बिहेवियर असेसमेंट टूल्स के माध्यम से। जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू लिए जाएंगे प्रोफेशनल के द्वारा, आर द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल रिसर्च एंड क्लिनिकल वर्क और ऑटिज्म के लिए सबसे मेन पॉइंट यही रहता है। लेकिन आप देखेंगे इस प्रकार के जो ऑटिज्म के असेसमेंट टूल हैं वो इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, जबकि इनमें से जो कुछ हैं वाइडली यूज्ड टूल्स हैव बीन ट्रांसलेटेड एंड वैलिडेटेड लोकली। अब जब हमारी भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के इंटरव्यू के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हैं, किताबें अवेलेबल नहीं हैं, तो इनका ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है, लोकली भाषा में इनका वैलिडेशन किया जाता है। रिसेंट ईयर में हम देख रहे हैं वृद्धि हो रही है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस ऑटिज्म असेसमेंट टूल्स का। अब ये जो टूल्स हैं इन पर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, इनमें भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। टूल्स कितने कारगर हैं, कितने अच्छे हैं। टूल्स यदि बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं तो फिर हमें कंपेयर करने में चुनौती पैदा हो जाती है। प्रश्नावली और साक्षात्कारों के अलावा अवलोकन संबंधी उपाय, जैसे कि जहां व्यक्तियों को काम करने के लिए कहा जाता है, ऑटिज्म से संबंधित विशेषताओं का आकलन करने में काफ़ी योगदान दे सकता है। अवलोकन के उपाय मौखिक जानकारी पर कम और कार्य प्रदर्शन पर अधिक निर्भर करते हैं और इस प्रकार संस्कृति, कल्चर और सेटिंग्स में आसानी से अनुवाद योग्य भी हो जाते हैं। जब आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं उसका आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं प्रैक्टिकल को। तो जो मूल्यांकन है इसको केवल आप बच्चे के व्यवहार तक ही मत देखिए, इसको आप एक सिस्टमेटिक प्रणालीगत बनाइए। ऑटिज्म में ऐतिहासिक रूप से जिन क्षेत्रों पर कम शोध किया गया है, जैसे कि नींद, आहार, संवेदी लक्षण, प्रतिरक्षा कार्य को नियमित आकलन में शामिल करने की ज़रूरत है। इधर पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। डिमांड एंड सप्लाई इन इंडिया की बात करी जाती है। इसके बाद आकलन के घटकों पर विचार करते हुए हमें मूल्यांकनकर्ताओं पर भी विचार करने की ज़रूरत है। किस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? जो एसेसर्स हैं, मतलब जो अनुमान लगाते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास ऑटिज्म असेसमेंट की टूल्स हैं, अवेलेबल हैं, इनको एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए एक स्पेशलिस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा। एक लेटेस्ट एस्टिमेशन है, इंडिया के पास में जो है 10,000 से भी साइकियाट्रिक्स हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया के पास में 10,000 से भी कम जो है साइकियाट्रिक्स हैं, जो कि इसका कहना चाहिए इस पर इलाज करते हैं, इस पर काम करते हैं। तो कितने कम लोग अवेलेबल हैं हमारे पास में, यह देखिए। नवीनतम अनुमान कह रहा है भारत के पास में 10,000 से भी कम मनोचिकित्सक हैं, जिनमें से ज़्यादातर बड़े शहरों में रहते हैं। हम देख रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या तो बढ़ रही है, मांग और आपूर्ति के बीच में अंतर काफ़ी बड़ा है, इसको आप जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो अंतर है
इसको हमें इस गैप को भरना पड़ेगा। दिस गैप इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर बिहेवियरल असेसमेंट अलोन बट आल्सो फॉर प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। आपके पास में डॉक्टर की कमी है तो जो है आप बिहेवियर का पता नहीं लगा पाते हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी आप नहीं दे पा रहे हैं। पैरेलल एफर्ट टू वाइडन द सर्च ऑफ डायग्नोसिस, हमें जो है डायग्नोसिस के लिए जो रीच है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इंटरवेंशन सर्विस हमें देना पड़ेगा, इसमें नॉन स्पेशलाइज्ड लोगों को भी शामिल करना पड़ेगा। सिमिलर टू ए स्टेप्ड केयर मॉडल फॉर साइकोलॉजिकल थेरेपीज इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ब्रिज दिस चार्ज। इस गैप को भरने के लिए साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, ठीक है, कुछ स्टेप्ड अप वाले मॉडल केयर की ज़रूरत है। और भी ज़्यादा यदि कुछ प्रयास किया जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पिलर और भी हमको बढ़ाने पड़ेंगे। 2 पिलर फॉर सच एन अप्रोच टू सक्सीड आर अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नॉन स्पेशलिस्ट वर्कफोर्स। हमारे पास में यदि बड़े बड़े डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं तो आप क्या काम करिए, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसको हम आशा या फिर आंगनवाड़ी वर्कर बोलते हैं, पेरेंट्स या फिर केयर गिवर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आपके पास में यदि बड़े बड़े डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं तो आपको इन लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो पहला पिलर ये हो गया, और दूसरा पिलर हो गया डिजिटल टेक्नोलॉजी का। इसके अंतर्गत ऐप बनाना पड़ेगा, स्मार्टफोन हमें ऑटिज्म से रिलेटेड जानकारी देने वाले तैयार करने पड़ेंगे। ये कैप्चर कर सकते हैं सेल्फ या फिर केयर गिवर रिपोर्ट एज वेल एज ऑब्जर्वेशनल डाटा। तो यहाँ से आपको बहुत सारा डेटा मिल सकता है। अब जो कैजुअल चेन जो होती है टिपिकली लिंक करने का काम करती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट और इंटरवेंशंस को। बहुत बार एक नैदानिक निदान के हस्तक्षेप और सेवाओं के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। अब जैसे कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इलाज करवाने के लिए कितना लंबा लंबा दूर तक चलना पड़ता होगा, एक देश से दूसरे देश भी लोगों को जाना पड़ता होगा, तब जा कर के वो कहना चाहिए इलाज करवा पाते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो हम देखने वाले हैं इंडिया और जापान के रिलेशन को बताता है, पार्टिकुलरली इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है उसको लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसकी भी जो शुरुआत करी जाती है वो शुरुआत होती है जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किसीदा की विजिट इंडिया में मार्च 2023 में। ऐसे टाइम में इंगेजमेंट हो रहा है इंडियन काउंटर पार्ट के साथ में, मतलब नरेंद्र मोदी के साथ में, जबकि हम ग्लोबल और बायलैटरल इशू के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है G7 और G20। G20 मतलब जापान और इंडिया होल्ड कर रहे हैं प्रेसिडेंसी रिस्पेक्टिवली। इसके बावजूद मिस्टर किसीदा ने अनवील्ड किया है, उद्घाटन किया है जापान के न्यू प्लान, ताकि फ्री और ओपन हो सके इंडो पैसिफिक, FOIP शॉर्टकट में कहते हैं। इसके अलावा अपने जो विचार हैं उनको इन्होंने एक्सचेंज किए हैं, कैसे करके हम डीप कर सकते हैं जापान इंडिया स्पेशल स्ट्रेटजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को। तो जापान की तरफ से जो FIOP है क्लियरली ये बताती है कि जापान चाहता है टू रेनफोर्स द आइडिया, एक आइडिया है उसको लागू करना चाहता है, दैट इट हैज़ बीन द मेन चैम्पियन ऑफ द FOIP कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बताई जाती है, सबसे पहले हम इस चीज़ को लेकर के आएंगे, आप ये समझ सकते हैं कि जापान ये चाहता है, इस मामले में वो चैम्पियन बनना चाहता है। और मिस्टर जो किसीदा का स्पीच है वो अंडरलाइन करता है दैट गिवन द करेंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप और द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वार, ग्रोइंग चाइनीज assertiveness in the South China Sea, East China Sea, the line of actual control and Taiwan Strait, there is a need to give a fresh push and
मोमेंटम टू दिस कॉन्सेप्ट। हर तरह से हम देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। इधर ताइवान के साथ में इसके रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जापान आगे आकर के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मोमेंटम प्रोवाइड करना पड़ता है। एक नया प्लानिंग है किसके लिए, FOIOP के लिए। ये जोर देता है कि हमें जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, रूल बेस्ड ऑर्डर की। आपकी ये जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है उसके हम सम्मान करते हैं, हमारी जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका आप सम्मान करिए। मिस्टर किसीदा ने वार्निंग दिया था एट ए टाइम व्हेन द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज एट ए हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट। अलग अलग देश एक ऐतिहासिक रूप से टर्निंग पॉइंट पे चल रहे हैं। मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो FOIOP का कॉन्सेप्ट है, वंस अगेन टू प्रपोज ए गाइडलाइन proposes a guiding perspective to be shared by the international community which if left unchecked could drift toward division and confrontation। अब मैं जो भी यहाँ पर FOIOP की बात कर रहा हूँ वो पूरी दुनिया की नज़रों से बात कर रहा हूँ। यदि आप इस रास्ते पर नहीं चलते हैं फिर से जो विश्व है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा कन्फ्रंटेशन और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो इंडो पैसिफिक के सामने हमें कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जापान की जो नई पॉलिसी है वो फोकस करती है बहुत सारे चैलेंजेस को जो कि फेस कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में, जैसे कि यूक्रेन वार, फूड सिक्योरिटी, साइबर स्पेस, इन एडिशन टू इशू सच एस इंश्योरिंग द फ्रीडम ऑफ सीज एंड कनेक्टिविटी अमंग अदर्स। तो जापान की जो नई पॉलिसी जो जापान लेकर के आया है बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर ये फोकस कर रही है, जैसे कि यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर भी, फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करी जाती है, साइबर स्पेस और फ्रीडम ऑफ सीज एंड कनेक्टिविटी, इनमें भी जापान फोकस कर रहा है। फिर जो अगला जो चैलेंजेस है जिसको हाईलाइट किया गया है वो है यूनिटी की कमी। व्हाट द इंटरनेशनल ऑर्डर शुड बी। आखिर इंटरनेशनल ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्लियरिटी नहीं है। द डिफरिंग पोजिशन ऑफ कंट्रीज ऑन रसिया यूक्रेन वार हैज़ ब्रॉट दिस इशू टू द फोर। ये क्वेश्चन इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ मजबूत चीज़ें देखते हैं कि जो FOIOP है, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा योग्य हो जाएगी, नई पॉलिसी इतनी योग्य हो जाएगी कि ये वर्क कर सके। इसके अलावा सबकी जो आवाज़ है उसको उठाए और क्रिएट करे एक ऐसा वातावरण जो कि कोऑपरेशन वाला हो, कोलैबोरेशन वाला हो, ना कि डिवीज़न और कन्फ्रंटेशन का काम करे। इसके अलावा इनकरेज करने की बात करी जाती है रूल मेकिंग थ्रू डायलॉग। यदि कोई भी नियम कानून आप बना रहे हैं तो उसके लिए जो है आप डायलॉग का माध्यम अपनाइए। फैक्ट वाली बात यह है, जापान जो नई पॉलिसी है ये काम करेगी किसके साथ में, अदर जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं इस रीजन में उनके साथ में, जिसमें इंडिया भी है, इंडिस्पेंसिबल पार्टनर के रूप में काम करेगा। फिर फाउंडेशन के बारे में बात करी जाती है। यहाँ पर हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जापान की जो ज़रूरत है, एक एहसास ये है कि जापान को इस क्षेत्र में और अधिक करने की ज़रूरत है और इसके लिए नए AFOIP के तहत सहयोग के 4 स्तंभ रेखांकित करे गए। वो क्या क्या चीज़ है, शांति के सिद्धांत और समृद्धि के कुछ नियम होना चाहिए, हिंद प्रशांत के तरीके से चुनौतियों का समाधान। 4 पिलर जो हैं वो क्या क्या चीज़ हैं, प्रिंसिपल्स फॉर पीस एंड रूल फॉर प्रॉस्पेरिटी। पीस के लिए कुछ प्रिंसिपल हैं और प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं।
इसके अलावा एड्रेसिंग चैलेंजेस इन द इंडो पैसिफिक वे, इंडो पैसिफिक में जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना है, और मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी स्थापित करेंगे, एक्सटेंड करेंगे कुछ इफोर्ट्स को सिक्योरिटी के लिए, एंड सेफ यूज सी टू लेकर के एयर, मतलब समुद्र का भी इस्तेमाल हम कैसे करके सेफ तरीके से कर सकते हैं, और एयर का भी इस्तेमाल कैसे करके हम सेफ तरीके से कर सकते हैं। पहले पिलर के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं नॉर्मली सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इफ़ देयर इज़ एन इरोजन इन द रूल ऑफ लॉ, नियम कानूनों का उल्लंघन होगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कंट्रीज़ हैं वो गरीब देश हैं। इसलिए जापान ये चाहता है कि हम इंगेज हों इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जैसे कि प्रमोट करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ G20 प्रिंसिपल, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो G20 के जो प्रिंसिपल हैं उसमें हम क्या चीज़ शामिल करें, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड पिलर के अंतर्गत की सीधा बात करते हैं FIOP में कोऑपरेशन की। इसके अंतर्गत जो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट हैं बहुत अलग अलग इनकी रेंज रहेंगे, एरिया रहेंगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी। जापान काम कर रहा है लॉन्ग ऑन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर बायलैटरली कई सारी कंट्रीज़ के साथ में इंडो पैसिफिक रीजन में। थर्ड नंबर का जो पिलर यहाँ पर बताया जाता है वो क्या है, ऐसी परियोजनाओं को शुरू करना है। 3 areas identified for introducing more such project are Southeast Asia, South Asia, South Pacific Island countries। तो कुछ आइडेंटिफिकेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम इंट्रोड्यूस कर सकें इस प्रकार के और भी प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, साउथ पैसिफिक या फिर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में। जापान ने कुछ और नई घोषणाएं करी हैं, जैसे कि $100 मिलियन कहाँ पर दिया जाएगा, जापान आसियान इंटीग्रेशन फंड के अंतर्गत। ये प्रमोट करेगा बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट को इन कोऑपरेशन विद इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें सहायता करेंगे इंडिया और बांग्लादेश। इसके अलावा एक नया पलाव इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट लाया जाएगा, ठीक है। ये एक आर्कियोलॉजिकल है, कहाँ पर, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। सपोर्ट कर रहा है इसका कौन, जापान। फिर फोर्थ पिलर के अंतर्गत क्या बात करी जा रही है, चौथे पिलर के अंतर्गत जापान अन्य देशों में समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा और इसके लिए ओडा को लागू करेगा, विकास सहयोग चार्टर को संशोधित करेगा और आने वाले 10 वर्षों के लिए ओडा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करेगा और यहाँ पर नया ढांचा हमको देखने को मिल जाएगा।